हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षा सूत्र पर। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की, जो कि अध्याय क्या होगी 8, जो कि चैप्टर क्या है पादप में जनन। तो हमने इससे पहले आपको तमाम तरह की जैसे कि क्लास 6 की पूरी साइंस की वीडियो करा दिए हैं और उसको हमने प्लेलिस्ट का भी क्या कर दिए तैयार कर दिए हैं। और हम लोग सेवन्थ क्लास के भी कर रहे हैं, जो कि हम लोग इसका क्या कर रहे हैं अध्याय 8 को करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने सातों चैप्टर को बारीकी से आप लोगों के लिए क्या कर दिए, उस वीडियो को प्लेलिस्ट में बनाकर रख दिए। और अभी तक वो आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको क्या कर लें, पूरा कर लें। तो चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कौन सा चैप्टर करेंगे, अध्याय 8 करेंगे, जो कि क्या होगा पादप में जनन। तो हम लोग चलिए बिना समय गंवाए हुए क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रही है पादपों के कायिक अंग है। तो पादपों के कायिक अंग क्या होते हैं, जड़ भी होता है, तना भी होता है और पत्ती भी होता है। तो इससे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगी, जो कि इनमें से सभी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं अधिकांश पादपों में मूल तना और पत्तियां होती है। ये पादप के क्या होते हैं, कायिक अंग कहलाते हैं। पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। वृद्धि की मिश्रित अवधि के बाद अधिकांश पादप में क्या होते हैं, पुष्प निकलते हैं। अपने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। यही पुष्प बाद में क्या होता है, आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं, जिनका आनंद हम गर्मियों में क्या करते हैं, उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर क्या होता है, नया पादप बनता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी ए, जो कि कथन 1 और 2 क्या कह रहा है, सही है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं, बिल्कुल ही क्या है, सही है। किसी पुष्प में केवल नर जननांग ही अथवा मादा जननांग या फिर दोनों ही जननांग हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही क्या है, सही है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, कथन 1 और 2 दोनों हो जाएगी। तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी के लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जननांग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जननांग अथवा मादा जननांग या फिर दोनों ही जननांग हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन दो प्रकार से होते हैं, अलैंगिक अथवा लैंगिक। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नई पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें, जो कि ए क्या करे, लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं, जो कि बिल्कुल क्या है, सही है। और इसमें से हमको क्या कह रहा है, असत्य कथन को पहचान करना है। तो बाद बाकी बचे ऑप्शन को भी देखते हैं। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, तो इसमें से कह रहा है बी ऑप्शन कह रहा है अलैंगिक जनन में नए पादपों बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते। तो ये भी क्या है, बिल्कुल ही सही है। जिसमें पादप के मूल तने पत्ती अथवा कली मुकुल जैसी किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है, वह भी क्या होते हैं, कायिक परिवर्तन करते हैं। और डी ऑप्शन क्या करें, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई भी जो ऐसा कथन है जो कि सही नहीं हो, सभी क्या है, सही है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं यह एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन है, जिसमें पादप के मूल तने पत्ती अथवा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को क्या करते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है आलू के कंद में जिन संरचनाओं को आंखें कह देते हैं वो क्या होती हैं, वे कायिक कलिकाएं होती हैं। जो आलू में जो जिन संरचनाओं को हम लोग आंख कहते हैं वो क्या होते हैं, कायिक कलिकाएं होते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। तो इसका फिगर देखिए, जो कि आलू है, आलू के जो कायिक आंखें दिख रही है वो क्या होती है, कायिक कलिकाएं होती है। जो ये आपको छोटी छोटी वाटे आलूओं में दिखती है, जो कि आँख की तरह होती है, उसको क्या बोलते हैं, कायिक कलिकाएं बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है आपने पुष्प कलित पुष्पों को खिलते देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कच पत्ती के जो पर्व संधि से जुड़ा हुआ कोई बिंदु होता है वो क्या होती है, कलिकाएं मुकुल होती है। ये कलिकाएं प्ररोह के रूप में विकसित होती है और कायिक कलिकाएं कहलाती है।
कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर क्या होते हैं, अपरिपक्व पत्तियां एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, अध्यारोपित होती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, किस पौधे के एक पत्ता का नम मिट्टी पर गिरता है तो प्रत्येक कली एक नए पौधे को जन्म दे सकती है। तो ये ब्रायोफाइलम एक पौधा होता है जिसके एक पत्ती भी नम मिट्टी में गिरेगा तो प्रत्येक कली के नए पौधों को क्या कर सकती है, जन्म दे सकती है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़े तो एनसीईआरटी की लाइन ने कही है, ब्रायोफिलम में पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती हैं। यदि इस पादप की पत्ती आद्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका मुकुल नए पादप को क्या कर सकती है, जन्म दे सकती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित में से क्या पौधे को कायिक प्रवर्धन के बारे में सत्य है। यह प्रजनन की एक अलैंगिक विधि होती है, प्रजनन की अन्य विधियों की तुलना में वृद्धि धीमी होती है। वही बात बाकी बचे ऑप्शन की बात करें तो वो कह रही है, इसका उपयोग उन पौधों के लिए किया जा सकता है जो बीज उत्पन्न करने में भी क्षमता खो चुके हो। नए पौधे अपने जनक की सटीक प्रति होते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि क्या कह रहा था, कायिक प्रवर्धन के बारे में सत्य है। तो यही बीज जो कथन दिख रहा है, प्रजनन की अन्य विधियों की तुलना में वृद्धि क्या होती है, धीमी होती है। इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, यह एक प्रकार का लैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल तने पत्ती अथवा काली मुकुल जैसी क्या होती है, कायिक अंगों द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूँकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है अतः इसे कायिक प्रवर्धन भी क्या है कहते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में क्या होते हैं, पुष्प फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपित होते हैं क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, खमीर एक कोश के जीव है जो मुकुलन के द्वारा अपनी संख्या में क्या करता है, वृद्धि कर सकता है। वह किस प्रकार जगत से संबंधित है, तो वह कवक होता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़े तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, आपने पहले ईस्ट के बारे में पढ़ा जिससे केवल सूक्ष्म ज्योति द्वारा ही क्या होता है, देखा जा सकता है। इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट के कुछ ही घंटों में क्या होती है, वृद्धि करके गुणन अर्थात जनन करने लगते हैं। याद रखिए कि ईस्ट एक एकल कोश की जीव होती है। खमीर एक प्रकार का क्या है, कवक है। आइए हम देखते हैं कि जनन कैसे करते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, फंजाई तंतु में सवाल डैश के द्वारा गुणन करते हैं। तो अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा क्या करते हैं, गुणन करते हैं। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कढ़ी, अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि डबल रोटी में वायु में क्या होती है, उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। अध्याय 1 में दिए गए क्रियाकलाप 1.2 को दोहराइए। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए, जब बीजाणु निर्मुक्त होती है तो ये क्या होती है, वायु में तैरते रहते हैं। चूँकि ये बहुत हल्के होते हैं इसीलिए लंबी दूरी तक जा सकते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से क्या होता है, ढका रहता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, मौस और फर्न जैसे पादप में जनन कैसा होता है, तो बीजाणु निर्माण द्वारा होता है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च तापमान और निम्न आर्द्रता जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से क्या होता है, ढका रहता है। इसीलिए यह लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूलन परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीवों में क्या होते हैं, विकसित हो जाते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उससे पहले क्वेश्चन सेट की लाइनें औरों थी तो वो क्या कह रही है, मोस और फर्न जैसे पादप में बीजाणु द्वारा क्या होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों ही होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्रीकेसर उपस्थित होते हैं वह एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर दोनों ही होते हुए क्या होते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, पौधे का जनन अंग होता है, तो पौधे का जनन अंग क्या होता है, पुष्प होता है।
वही एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जननांग होते हैं, पुंकेसर नर जननांग और स्त्री केसर का मादा जननांग होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताना है। तो 1 और 3 कथन जो है क्या है, सही है। तो क्या है, एक कह रहा है पुंकेसर नर प्रजनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है जबकि स्त्री केसर मादा प्रजनन अंग का। वही तीसरे कथन की बात करें तो मक्का, पपीता और ककड़ी और खीरे के पौधे में एकलिंगी पुष्प होते हैं जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। वैसे हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, पुष्पों की संरचना के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जननांग होते हैं, पुंकेसर नर जननांग अथवा स्त्री केसर मादा जननांग है। ऐसे पुष्प जिसमें केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं वो एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरों के पौधों में एकलिंगी पुष्प होते हैं जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधों में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नर और मादा एकलिंगी पुष्प दोनों ही एक पादप में क्या होते हैं, उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों में भी पाए जा सकते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, परागकोश में क्या होता है, तो परागकोश में परागकण होता है। वही एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मक को क्या होते हैं, बनाते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, पुष्पों का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष की चिपचिपी सतह से है जो पराग को क्या करता है, फंसा कर रखता है। तो वर्तिकाग्र जो होता है वह पुष्प का भाग होता है जो स्त्री केसर के शीर्ष चिपचिपी सतह को क्या करता है, पराग को फंसा कर रखता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी, जो कि वर्तिकाग्र हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, उस कीट उसी प्रकार से किसी अन्य पुष्प पर भी बैठते हैं जो पुष्प के कहते वर्तिकाग्र पर क्या होता है, कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों को परागकोशों से पुष्प को वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण करना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें। तो सत्य कथन जो कि डी दे रखा है वही क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगी। जो कि लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक के युग्मज से युग्मनज बनता है, जो कि कथन यही क्या है, बिल्कुल ही गलत है। तो इस तरह से हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, स्त्री केसर में जो वर्तिकाग्र या वर्तिका और अंडाशय होते हैं, अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मज के क्या होता है, युग्मनज बनता है, युग्म से युग्मनज बनता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है वो बताना है। तो दोनों कथन क्या है, जिस तरह से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी, जो कि सामान्यतः परागकणों में दृढ़ संरचनात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने में क्या होता है, बचाता है। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या करता है, स्थानांतरण परागण कहलाता है। इस तरह से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी, जो कि दोनों कथन क्या है, सही था। तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कण कहलाता है। परागण से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, उससे पहले कुछ एनसीईआरटी की लाइनें और भी हैं तो उसको पढ़ते हैं। तो वो कह रही है, सामान्यतः परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें क्या होते हैं, सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण पर हल्के होते हैं तो वह वायु अथवा जल द्वारा क्या होता है, बाहर बहा कर ले आ जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागण क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी, जो कि कथन 1 और 2 क्या है, दोनों ही सही है। तो कथन 1 कह रहा है, परागकण उसी पुष्प से वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। पुष्प का परागण उसी पादप से किसी अन्य पुष्प में वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसके एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागण क्या होते हैं, गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश पर से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। जब पुष्प के परागण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही हैं, नर एवं मादा युग्मनज के द्वारा बनी कोशिका क्या कहलाता है।
तो नर एवं मादा युग्म के बने युग्म द्वारा कोशिका बनी क्या कहलाता है? युग्मनज कहलाता है। जैसे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़े तो एनसीईआरटी की लाइनें कही हैं कि आप कैंसर में परागकोश अथवा और जंतु को पहचान सकते हैं। तो परागकोश में परागन होते हैं और नर को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र और वर्तिका अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्म अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मनज से क्या बनता है? युग्मनज बनता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से क्या बनता है? युग्मनज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है नर और मादा युग्मक के युग्मन के प्रक्रम क्या कहलाता है? तो निषेचन कहलाता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन नहीं हो जाएगी। वही एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है नर तथा मादा युग्म के युग्मनज जो जिसके संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मों के युग्मन का क्या होता है? प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में क्या होते हैं? विकसित होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है निम्नलिखित कथनों क्या करने बीजों के प्रकीर्णन से क्या लाभ होता है? तो इसके बारे में कह रहा है एक ही प्रकार के पादप के नवविद्युत सूर्य के प्रकाश जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। प्रकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में विद्युत ज्ञान में सहायक होता है। नए आवासों का अधिग्रहण करने में क्या होता है? सहायक होता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? बी, जो कि कथन 4 जो है असत्य कह रहा था तो असत्य कथन यही हो जाएगी। प्रकृति में पादप का कला और वर्ज बीजों का प्रकीर्णन केवल पवन द्वारा होता है। यही क्या हो जाएगी? असत्य हो जाएगी। जो कि कथन 4 है यही क्या हो जाएगी? असत्य हो जाएगी। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है विचार से इस परिस्थिति में क्या होगा? पादप के नवविदों के बीजों धूप जल खनिज और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। संभवतः उनमें से कोई भी क्या होता है? स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। पादपों को बीजों को प्रकीर्णन से लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार का पादप के नवविद्युत में सूर्य क्या होता है? प्रकाश जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाता है। प्रकीर्णन पादपों को व्यापक क्षेत्रों में वितरित होने में क्या होती है? सहायक होता है ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ क्या बना सके? समर्थ हो सके। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों को प्रकीर्णन पवन जल और जंतुओं द्वारा होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। तो असत्य कथन इनमें से डी ऑप्शन हो जाएगी। जो कि इनमें से कोई भी क्या है? सत्य कथन नहीं है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन डी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करें निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में क्या होते हैं? विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण क्या होता है? सुरक्षात्मक बीजारोपण के अंदर रहता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है बीजों का प्रकीर्णन प्रकृति में बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिखरना बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। बीज प्रकीर्णन निम्नलिखित विद्यार्थियों द्वारा होता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी, जो कि चारों जगह उपयुक्त में से सभी जितने भी कथन हैं सब क्या हैं? सही कथन हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी उपयुक्त में से सभी। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है प्रकृति में पादप के फल और बीजों का प्रकीर्णन पवन जल और जंतुओं के सहजन एंडोमेट्रिक तथा द्विफल जैसे पादपों के बीज घासों के हल्के बीज अथवा आक के रोमिक बीज और सूरजमुखी के रोमिक फल के पवनों के साथ सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। ऐसे ही बीजों अथवा फल के क्या होते हैं? स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं ताकि वे जल में उत्प्लवन कर सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। उदाहरण के लिए नागफनी के कुछ बीज जंतु द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। विशेषकर रूप से ये क्या होते हैं? कांटेदार बीज जिनमें क्या होती है? हुक जैसी संरचना होती है जिसमें जंतुओं के शरीर पर चिपक जाते हैं। इनके उदाहरण इरुना एवं जंथिया है। कुछ पौधे के फल झटके के साथ फट जाते हैं जिससे उनके क्या होते हैं? स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। बीज उनके पादप से दूर जाकर क्या हो जाती है? एरंड और बाल्सम से पादप से ऐसे ही होता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब नहीं है अभी तो फिलहाल ख़त्म हो गई। तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अध्ययन न करेंगे जो कि गति एवं क्या होगी? समय होगी। तो अभी यह आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कर दें और लाइक कर दें और हमारे चैनल को क्या कर दें? सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आप लोगों के लिए क्या कर दे रहे हैं? ऐसे ऐसे छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी की क्लास की सारे साइंस की चैप्टरों का क्या कर दें? आप लोगों के बीच प्रोवाइड करते रहें। तो कैसी लगी यह जानकारी दोस्तों?
और अगर अच्छी लग रही हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में क्या करते रहें, शेयर करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।